types of solutes, ठीक है, and then we have talked about the different types of colloidal solutions, that is their classification. So today we are going to start with the preparation of colloidal solutions, ठीक है. हमने पढ़ा था कि on the basis of interaction there are two types of colloidal solution, lyophilic and lyophobic. लायोफिलिक कौन से थे? जिनमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी. और लायोफोबिक कौन से थे? जिसमें डिस्पर्स्ड फेस जो सोल्यूट के पैरेलल है एंड डिस्पर्जन मीडियम जो सॉल्वेंट की तरह है उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन थी या हेट्रेट था. ठीक है. सो अगर हमने एक लायोफिलिक सॉल्व बनाना है, ठीक है, या एक लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो ऑलरेडी वी नो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू मिक्स द टू ऑफ देम टुगेदर एंड दे विल ऑटोमेटिकली दे फॉर्म अ सॉल्व. ठीक है. सो बाय जस्ट मिक्सिंग, लायोफोबिक में there are many methods. There are 3 methods in your syllabus. One is by chemically reacting them, number 2 is by Bradig's arc method and number 3 is peptidization. ठीक है. हम सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं. ठीक है. नॉट मच. इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकता है. आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करने को आ सकती है. ठीक है. राइट. सो नॉट रियली मच फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो केमिकल मेथड्स में भी हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं? द टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर यूजिंग अ डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. 4 तरह के हमारे रिएक्शंस हैं. ठीक है. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं? वी प्रिपेयर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व. ठीक है. इसमें आर्सेनस ऑक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में H2S गैस को पास किया जाता है, तो यू गेट आर्सेनिक सल्फाइड. ठीक है. नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें H2S की ऑक्सीडेशन की गई है SO2 के साथ. द सेम कैन ऑल्सो बी डन विद ब्रोमीन वाटर इंस्टेड ऑफ SO2 या नाइट्रिक एसिड ऑल्सो. ठीक है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ सल्फर सॉल्ट. ठीक है. उसके बाद रिडक्शन जो है एक बड़ा कॉमन मेथड है आपका प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस का. किस तरह के? मेटल कोलॉइड्स जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम के लिए. ठीक है. सो इस केस में आपके यहाँ आपने देखा है कि गोल्ड का हमने कंपाउंड लिया है, क्लोराइड लिया है, उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया है, राइट, एंड यू आर गेटिंग गोल्ड सॉल्ट. ठीक है. द सेम मेथड कैन बी कैरिड आउट फॉर अ सिल्वर सॉल्ट और एज वेल एज अ प्लैटिनम सॉल्ट. उसके बाद आते हैं तीसरा, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इज रिएक्टिंग समथिंग विद वाटर. तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड फेरिक क्लोराइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के अंदर डालेंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट. ठीक है. क्लियर है? सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन वी मूव ऑन टू द ब्रेडिग्स आर्क मेथड. Okay, the next method as you can see here in the diagram is the Bradig's arc method. ये किस लिए यूज होता है? मेटल सॉल्ट्स के लिए, जैसे गोल्ड सॉल्व हो गया, सिल्वर सॉल्व हो गया, कॉपर सॉल्व हो गया, प्लैटिनम सॉल्व हो गया. ठीक है. इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. द फर्स्ट स्टेप इज डिस्पर्जन एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉन्डेंसेशन. ठीक है. इसमें क्या है कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक गोल्ड सॉल्व. ठीक है. तो गोल्ड सॉल्व बेसिकली है क्या? यू हैव वाटर और उसके अंदर जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या है? गोल्ड. सो योर डिस्पर्स्ड फेस व्हाट यू नीड इज गोल्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम व्हाट यू नीड इज वाटर. ठीक है. अब आप क्या करते हो? आप एक वेसल ले लेते हो और उसमें जो डिस्पर्जन मीडियम है, इन दिस केस इट इज वाटर, वो डाल देते हो. ठीक है. उसके साथ उसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो. कौन से मेटल के? जिस मेटल का आपको सॉल्व बनाना है. सो इन दिस केस तो इलेक्ट्रोड्स किसके होंगे? सोने के होंगे, गोल्ड के होंगे. जी हाँ. नाउ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. ठीक है. सो आप जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क यूज करते हो तो क्या होता है? इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसका मेटल जो है वो वेपराइज हो जाता है. ठीक है. तो थोड़ा सा मेटल जो वेपराइज हो जाता है वो वेपर्स कहाँ जाएंगे? दे आर डिप्ड इन वाटर, तो पानी में जाएंगे. लेकिन
solution. But what happens is, as you can see here in the diagram, this whole setup is placed in ice. ठीक है, बहुत चिल्ड वाटर या बर्फ में, आइस बाथ कहते हैं जिसको, उसमें रखा हुआ होता है. तो पानी जो है वो तो बहुत ठंडा हो जाएगा. तो जैसे ही ये वेपर्स गोल्ड के उसके अंदर जाते हैं पानी में, इमीडिएटली दे कंडेंस. ठीक है, वो सॉलिड हो जाते हैं. तो जो गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स थे उसमें से कुछ गोल्ड निकल के पानी में मिक्स हो गया, एंड दैट इज हाउ गोल्ड सॉल इज प्रिपेयर्ड. द सेम गोज फॉर दी अदर मेटल्स ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज रेडिक्स आर्क मेथड. आप बिकॉज इसमें एक साइलेंट आर्क या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बेसिकली या हाई वोल्टेज करंट पास किया जा रहा है. ठीक है, इसको नोट कर लो. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज पेप्टाइजेशन. ठीक है, तो पहले हम इस मेथड को समझते हैं, बाद में डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. इसकी एप्लीकेशन भी आती है, एमसीक्यूज कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं. आपको एक पर्टिकुलर सॉल्व दिया होगा और उसमें पूछेंगे, एक प्रेसिपिटेट दिया होगा और पूछेंगे अगर इसका सॉल्व बनाना है तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे. ठीक है, तो पहले इस मेथड को समझते हैं. ये मेथड क्या कहता है कि मेरे पास एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, एक सॉलिड है, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटीज हैं. अगर मैं उसमें एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ तो उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, सो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा रहे हम यहाँ. इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं. अब मैं इसमें थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड डालती हूँ. ध्यान रहे, फेरिक हाइड्रोक्साइड मीन्स आई कैन हैव टू काइंड्स ऑफ आयंस, फेरिक आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना, राइट. सो अब मैं इसमें ऐसी इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी जिसमें एक कॉमन आयन हो इन दोनों में से. सो लेट्स से आई हैव पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड. तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज की, फेरिक क्लोराइड. ठीक है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसमें आयंस होते हैं. तो मेरे को इस इलेक्ट्रोलाइट से क्या मिलेंगे, फेरिक आयंस एंड क्लोराइड आयंस. ठीक है, अब मेरे इस गिवन प्रेसिपिटेट में और इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में क्या कॉमन है, आई हैव फेरिक आयंस. तो यहाँ से इस इलेक्ट्रोलाइट से फेरिक आयंस क्या करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स पे फेरिक आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फेरिक आयंस from the electrolyte will get adsorbed. ठीक है, so what is going to happen, the ferric ions from the electrolyte are going to get adsorbed. ठीक है, कहाँ adsorb हो जाएंगे, adsorbed, इसको अलग से कर लेते हैं ताकि confusion ना हो. Adsorbed on the PPTs, precipitates of ferric hydroxide. तो अब मेरे पास दिखने में क्या होएगा, लेट्स से पहले ये फेरिक हाइड्रोक्साइड थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, ड्यू टू फोर्स ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पास में थे और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में थे. अब ये जो आपके फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी सरफेस पे क्या हुआ, फेरिक आयंस एब्जॉर्ब हो गए. नाउ ऑल ऑफ देम, ऑल द फेरिक हाइड्रोक्साइड आयंस, क्योंकि उनकी सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड फेरिक आयंस एब्जॉर्ब हो गए हैं, दे ऑल विल बिकम सिमिलरली चार्ज्ड. क्लियर है, एंड यू नो दैट, क्या आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल. तो जितने भी फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड क्यों है, कोई भी चीज सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होती है, वो इकट्ठे होते हैं. तो सब में जब सेम चार्ज हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, और जब वो दूर हो जाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट से क्या बन गए, कोलॉइडल सॉल्यूशन. क्लियर है. सो
पेप्टाइजेशन में क्या हुआ कि मैंने प्रेसिपिटेट्स में एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाली, उस इलेक्ट्रोलाइट से एक आयन उठ के जो आपके प्रेसिपिटेट थे उनके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से सारे प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स सिमिलर चार्ज के हो गए एंड सेम चार्ज जो है दे विल रिपेल, तो जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट जो था वो पूरा खुल गया और सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया. सो नाउ यू हैव फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व. तो अगर मैंने इसकी इक्वेशन लिखनी है, लेट मी जस्ट रब दिस हियर, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इफ आई हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इट्स गोइंग टू बी रिटन लाइक दिस. सरफेस पे क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? फेरिक आयंस. सो दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय पेप्टाइजेशन. ठीक है, अब आते हैं इसी की डेफिनेशन पे, क्योंकि आपने अब मेथड समझ लिया है, डेफिनेशन समझ आ जाएगी. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट. कैसे किया? बाय शेकिंग इट विद अ डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के. ठीक है, right? So this is peptization. So these were the methods for preparation of colloidal solutions. ठीक है, next हम आते हैं properties of colloidal solutions पे, इसको नोट कर लीजिए. Now we come to the properties of the colloidal solutions. पहला है physical properties. Physical properties में हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि उसकी classification क्या है? It's a heterogeneous मिक्सचर. ठीक है, ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था. सेकेंड इज इट इज स्टेबल. ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो जो आपके लायोफिलिक दैट इज जिसमें अट्रैक्शन है, अगर लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं तो वो तो कोलॉइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे. ठीक है, लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं उनको हम स्टेबल कर सकते हैं स्टेबलाइजर्स डाल के. जैसे अगर गोल्ड सॉल है, अगर मैंने उसको स्टेबल करना है तो मैं उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की डाल देती हूँ एंड देन दे बिकम स्टेबल. ठीक है, सो नेक्स्ट इज फिल्ट्रेबिलिटी. इसमें हमने पढ़ा था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, जब हमने टेबल बनाया था कि ये जो है इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये फिल्टर पेपर के पोर्स के थ्रू पास कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा छोटा नहीं होता कि वो एनिमल स्किन या पार्चमेंट पेपर के थ्रू पास कर सके. सो द साइज इज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू अ नॉर्मल फिल्टर पेपर, बट इट इज़ टू बिग टू पास थ्रू अ पार्चमेंट पेपर और एनिमल स्किन. ठीक है, राइट. सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, so very important mechanical property, Brownian motion. as you can see in the diagram, क्या कहता है कि अगर हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें उसमें एक ऐसे zigzag मोशन मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज अ zigzag मोशन. zigzag मोशन क्यों होएगा? व्हाट इज द कॉज फॉर Brownian मूवमेंट? इज दैट कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, दोनों का कंपैरेबल साइज है, तो वो एक दूसरे से जब बचते हैं, सो दैट कोलिजन इज अनबैलेंस. सो देयर इज एन अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट. ठीक है, व्हाट इज देयर? देयर इज अ अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट. अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट. ठीक है, सो उस अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट किसके बीच में? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस में ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं. ठीक है, उसके बाद सस्पेंशंस में जो 1000 नैनोमीटर से थोड़े से ही बड़े हैं उनमें ब्राउनियन मूवमेंट होगा, लेकिन जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं दे आर टू बिग टू कॉज ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है, तो कोलॉइड्स में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है ये इसका, ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है. अगर आप इसको अपनी नेकेड आई से देखना चाहते हो, अगर आप एक पानी ले लो एक शीशे की कटोरी में और उसमें अगर आप पोलन ग्रेन्स डाल दो तो आपको उनमें भी जिगजैग मोशन दिखेगा. क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है। नाउ कोलॉइड्स जो हैं ट्रू सॉल्यूशंस में पढ़ी थी हमने, है ना, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure, ये 4 colligative properties पढ़ी थी। बट क्योंकि colloidal particles में जो आपके dispersed phase हैं उनका size काफ़ी substantial होता है, तो number of solute particles as compared to true solutions कम हुए, जिसकी वजह से द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। कौन सी वाली? दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दे आर हार्डली एनी, देयर इज हार्डली एनी चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट सा हो जाता है वो एफर्ट करना। द ओनली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट you can measure or that is useful for colloidal solutions is osmotic pressure। ठीक है, क्लियर है, राइट? क्योंकि इसकी जो वैल्यूज आएंगी osmotic pressure की वो काफ़ी significant होंगी और measurable होंगी। क्लियर है? सो टेक अवे फ्रॉम दिस इज, इसमें तो मेन आपका ब्राउनियन मोशन ही है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, सो लेट्स क्विकली पेन डाउन हेयर द डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख ही रहा है। सो आपने नोट्स में दोनों चीज़ें बनानी है। सो एक बार लिख लेते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, इट इज द zigzag मोशन या मूवमेंट of the colloid particles। ठीक है, क्यों होती है? It is caused by the unbalanced bombardment of the dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कोलॉइड्स ही डिस्प्ले करते हैं, दैट इज टाइंडल इफेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लें, देन वी मूव अहेड। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि अगर हम एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं यू शेप की और उसमें हम दोनों तरफ से उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन, इफ आवर कोलॉइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो वो कहाँ मूव करेगा? वो कैथोड साइड पे मूव करेगा। और अगर आपका कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज हुआ तो वो कहाँ मूव करेगा? वो एनोड साइड पे, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हुआ, गोल्ड सॉल्व हुआ, सिल्वर सॉल्व हुआ, तो इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एनोड साइड। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? आपको दिया होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और आपका सॉल जो है लेट्स से एनोड की तरफ मूव कर गया। अगर एनोड की तरफ मूव कर गया तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। उसके बाद आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए होंगे और आपको बताना है कि वो कौन सा सॉल था। ठीक है, सो इन आवर क्वेश्चन वो एनोड की तरफ मूव किया था। आप देखोगे अगर उसमें कोई मेटल या सल्फाइड सॉल है या कोई एसिडिक डाई है तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आ सकती है। So what is electrophoresis? It is the movement of colloidal particles। यहाँ पे colloidal particles क्या है आपके? Be very specific
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो इसमें फिनोमेना है दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यूजुअली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट इट कुड कम एज वन ऑफ द ऑप्शंस इन एमसीक्यू, सो यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है कि अगर हम एक ऐसी मेम्ब्रेन लगा देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स नहीं मूव कर पाते, तो जो ऑपोजिटली चार्ज डिस्पर्जन मीडियम है क्योंकि वो सॉल्वेंट है और उसके पार्टिकल्स छोटे हैं, सो इन दिस केस कि अगर हम डिस्पर्स्ड फेज की मूवमेंट रोक दें और उस सॉल में अगर हम करंट अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रख रहे हैं, सो इट इज व्हाट, इट इज द मूवमेंट ऑफ द solvent. Solvent क्या है यहाँ, dispersion medium, right? So what is electroosmosis? Electroosmosis is the movement of the dispersion medium under the influence of electric field towards oppositely charged electrode by preventing the movement of the dispersed phase by using membranes, ठीक है, by using SPM, semi permeable membranes। तो जहाँ SPM आ गया तो वहाँ basically osmosis का भी word आया है, ठीक है, क्लियर है। दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्योरिफिकेशन ऑफ colloids. So next is purification. There are three methods that have been given in your syllabus. The first one is dialysis, ठीक है, second one is electrodialysis, one is ultrafiltration, ठीक है। पहले आ जाते हैं हम डायलिसिस का। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है, डायलिसिस किस लिए यूज हो रहा है, इफ यू हैव टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ठीक है, अगर आपकी इम्प्योरिटीज जो हैं वो क्रिस्टलॉइड्स हैं। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, मतलब अगर आपकी इम्प्योरिटीज का साइज लेस दैन 1 नैनोमीटर है तो आप डायलिसिस यूज कर सकते हो। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने क्या लिया है, हमने एक पार्चमेंट पेपर के बैग में या एक सेलोफिन या एनिमल मेम्ब्रेन के बैग में हमने अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया है और उसको एक वेसल में रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा है, वो उस बैग से बाहर नहीं मूव कर पाएंगे, वेयर एज जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी पानी में चली जाएंगी क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे विल पास थ्रू द पोर्स ऑफ द पार्चमेंट पेपर या जो बैग लिया है आपने, ठीक है। तो जो आपके प्योर कोलॉइड्स हैं वो उस बैग में रह जाएंगे, ठीक है। Now what is electrodialysis? It is based on the same concept, but the problem is dialysis is a very slow process, ठीक है। तो इसको स्पीड अप करने के लिए हम अगर इसी सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मतलब एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड एज शोन इन द डायग्राम अगर लगा दें, तो ये जो क्रिस्टलॉइड्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज थोड़ी सी और जल्दी से ये उस मेम्ब्रेन के बैग से बाहर मूव करेंगे, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी मूविंग, दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, मीनिंग दैट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, बट अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुए तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेजी से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज हुई तो थोड़ी तेजी से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगी। सो इट्स बेसिकली स्पीडिंग अप द डायलिसिस प्रोसेस। उसके बाद थर्ड जो प्योरिफिकेशन का मेथड है दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो दिस मेथड इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्ट्रेबिलिटी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकता है, बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट स्किन, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, जिसके पोर्स नॉर्मल फिल्टर पेपर
पेपर से काफ़ी छोटे हैं तो उसके थ्रू पास नहीं कर सकता, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम जो कोलॉइडल सोल्यूशन है उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स के थ्रू पास करते हैं, जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं। वेयरएज़ जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं या बहुत छोटी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके थ्रू पास हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स अनदर मेथड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज मेड बाय रिड्यूसिंग द साइज of the filter paper, reducing the size of the pores of the filter paper, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए जिस हम केमिकल को यूज करते हैं इट इज नोन एज कोलॉइडियन, ठीक है, राइट, इट इज नोन एज कोलॉइडियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कोलॉइडियन कैसे बनता है? इट इज बेसिकली 4% solution of सेलुलोज नाइट्रेट मिक्स्ड किसमें? पानी में नहीं, अल्कोहल और ईथर, ठीक है। फिल्टर पेपर को इस 4% सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद इसको सुखाया जाता है, ठीक है। और सुखाने से साथ साथ इसको फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCHO दैट इज मिथेनॉल के साथ ट्रीट किया जाता है इसको स्टिफ बनाने के लिए, जिसकी वजह से इसके पोर्स बहुत बारीक हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दैट इज कोआगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। दिस इज कंप्लीटली इनवर्स ऑफ योर पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन क्या था? आपने प्रेसिपिटेट से क्या बनाया था? प्रेसिपिटेट में आपने थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट डाली और क्या हुआ था? उन सब में सेम चार्ज एब्जॉर्ब हो गया था और वो ड्यू टू रिपल्शन अलग हो गए थे और कोलॉइड्स बन गए थे। सो पेप्टाइजेशन वाज प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनना। नाउ व्हाट इज कोआगुलेशन? कोआगुलेशन इज कोलॉइड से प्रेसिपिटेट्स बनना, ठीक है। अब उसी एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स से आई हैव दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। सो दे आर इन अ कोलॉइडल स्टेट बिकॉज ऑल्दो काफी बड़े हैं ये साइज में, फिर भी ये दूर दूर क्यों है? बिकॉज इनमें सिमिलर चार्ज है एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्लियर। सो which is responsible कि वो coagulated state में which is responsible कि वो colloidal solution है वो precipitated state में नहीं है। अब अगर मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट? जो एक्वस सोल्यूशन में या वोल्टन स्टेट में आपको केटायन एंड एनायन देती है ना। तो वो क्या करेंगे? ये कोलॉइड पार्टिकल्स जो है, अब इलेक्ट्रोलाइट में तो सब तरह के आयंस होंगे, राइट। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट the negatively charged ions. So let's say I had these positively charged colloids, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी एनायंस हैं, नेगेटिव एनायंस हैं, वो अपने पास खींचेंगे, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएंगे? दे आर गोइंग टू बिकम बिग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं है, so there is no repulsion. So now what is going to come into action is the van der Waals force of attraction, because they are huge, they have big surface area, so they are going to have a substantial amount of van der Waals force of attraction. अब क्योंकि इनमें सेम चार्ज नहीं है, रिपल्शन नहीं है, on the other hand इनमें van der Waals force of attraction है, अब वो काफ़ी हो गई है, so they will come closer, और उनके फिर से क्या बन जाएंगे? उनके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, या कोआगुलेशन हो जाएगी, या फ्लोक्यूलेशन हो जाएगी। सो फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन
बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट फर्स्ट इज हार्डी-शुल्ज रूल। ठीक है, सो हार्डी-शुल्ज रूल, हार्डी-शुल्ज ने दिया है। हार्डी-शुल्ज रूल क्या कहता है कि जब मैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ एक कोलॉइडल सोल्यूशन में, तो अगर आपका कोलॉइडल सोल्यूशन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट का उसकी कोआगुलेशन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल if I am taking ferric hydroxide, so you know it's a positive salt, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन is going to coagulate it, whereas अगर मेरे पास आर्सेनिक सल्फाइड है, you know it's a negative salt, तो इलेक्ट्रोलाइट में से क्या आएगा, पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो इसकी कोआगुलेशन करेगा। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल सेज the oppositely charged ion from the electrolyte is going to carry out coagulation of your charged salts। ठीक है, नंबर 2, the second part of this rule says कि जितनी ज़्यादा चार्ज होएगा एक पर्टिकुलर आयन में, उतनी ज़्यादा उसकी कोआगुलेटिंग पावर होएगी या वो उतना थोड़ा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम टू दिस एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड। अब मैंने इसकी कोआगुलेशन करनी है, मुझे टिपिकली किस तरह का एमसीक्यू आएगा, आई हैव एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर किसकी होएगी, सबसे ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर किसकी होएगी, एल्यूमिनियम आयन की, क्योंकि एक एल्यूमिनियम आयन में 3 पॉजिटिव चार्ज है और एक मैग्नीशियम में 2 और सोडियम में 1, तो इसमें जो है कोआगुलेशन करने के लिए ये कम चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हार्डी-शुल्ज रूल सेज कि ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है वो आपका कोआगुलेशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का ऑपोजिटली चार्ज आयन। और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जितना ज़्यादा वैलेंसी या जितना ज़्यादा चार्ज आपके उस कोआगुलेटिंग आयन में होगा, उतनी ज़्यादा उसकी कोआगुलेटिंग पावर है। क्लियर है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ द नेक्स्ट, दैट इज कोआगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू। व्हाट इज कोआगुलेटिंग या फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू, इसको रब कर लेते हैं, आगे देखते हैं। ओके, सो वी वर ऑन टू कोआगुलेशन और हमने हार्डी-शुल्ज रूल पढ़ा। सो आई हैव रिटन इट डाउन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो जस्ट क्विकली रिकैप, हार्डी-शुल्ज रूल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन जो है वो कोआगुलेशन करेगा। एंड नंबर 2, द कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the 4th power of valency। that means जितना ज़्यादा चार्ज्ड होएगा हमारा कोआगुलेटिंग आयन, वो उतना ज़्यादा कोआगुलेशन करेगा और या वो उतना कम यूज होएगा। ठीक है, या उसकी उतनी ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर होएगी। हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, दिस हार्डी-शुल्ज रूल। So what is coagulating and flocculating value? ठीक है, दोनों एक ही चीज है, coagulating value और flocculating value। Now coagulating या flocculating value क्या है? It is कि हमें मिनिमम कितनी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इन मिलीमोल्स। ठीक है, कौन सी टर्म में मेजरमेंट की यूनिट्स क्या होंगी, मिलीमोल्स। तो हमें मिनिमम कितनी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इन मिलीमोल्स, ठीक है, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन की फ्लोक्युलेशन के लिए। ठीक है, सो इट इज द मिनिमम, लेट्स राइट इट डाउन, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। ठीक है, व्हाट इज मिलीमोल, 1 मिलीमोल इज 10⁻³ मोल्स। सो इन मिलीमोल्स required to coagulate 1 liter of colloidal solution। ठीक है, तो आपकी coagulating या flocculating वैल्यू क्या है,
It is the minimum amount of electrolyte in millimoles required to coagulate 1 liter of colloidal solution. अब इसको हम हार्डी-शुल्ज रूल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हार्डी-शुल्ज रूल क्या कहता था कि अगर हमने लेट्स कंपेयर 3 आयंस ले लिए, ठीक है, हमारा एक नेगेटिव सॉल है तो उसको एक पॉजिटिवली इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कोआगुलेट करेगा, और इनमें से सबसे ज्यादा वैलेंसी जो है एल्यूमिनियम की है, तो इसकी कोआगुलेटिंग पावर या कोआगुलेट करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। दिस वाज हार्डी-शुल्ज रूल, क्योंकि ये जो एक है इसमें कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम क्वांटिटी में चाहिए होगा। दैट मीन्स कि जिसकी कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा है वो कम चाहिए, तो उसकी कोआगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू कम होगी। दैट मीन्स योर कोआगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेटिंग वैल्यू। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डीलिंग विद लायोफिलिक सॉल्ट्स, ठीक है। लायोफिलिक जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्स्ड मीडियम है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। सो अट्रैक्शन, फिलिएशन इज अट्रैक्शन। नाउ किसी भी सॉल को जब आपने कोआगुलेट करना है तो लायोफिलिक सॉल में 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक उसका चार्ज, क्योंकि आप ऑपोजिटली इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यूज करोगे जिसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन की काफी कोआगुलेटिंग पावर हो, और दूसरा है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इज की पानी की तरफ कितना ज्यादा अटैचमेंट है। लायोफिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, अगर हम एक हाइड्रोफिलिक सॉल्ट ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ योर लायोफिलिक सॉल्ट्स आर हाइड्रोफिलिक, मतलब उसमें जो डिस्पर्जन मीडियम है वो आपका पानी है, तो they are very highly hydrated, that is they are very strongly bonded to the dispersion medium। तो अगर हम ऐसे लायोफिलिक सॉल्ट्स की कोआगुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सूटेबल सॉल्वेंट डाल देंगे। बेसिकली ये जो आपके सॉल्वेंट है अल्कोहल या एसीटोन, दे आर डिहाइड्रेटिंग इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये उस कोलाइडल सॉल्यूशन को डिहाइड्रेट कर देंगे। जब डिहाइड्रेट कर देंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फिर अगर हम बहुत थोड़ी सी भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसकी कोआगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। सो क्लियर है? लायोफिलिक सॉल्ट्स में जब कोआगुलेशन करते हैं तो उसमें सीधा इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालते, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फेज एंड द मीडियम। तो उसमें पहले हम एक सूटेबल सॉल्वेंट डालते हैं और उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं। सो वंस दे गेट डिहाइड्रेटेड, फिर हम उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कोआगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको बचाना। तो कोलॉइडल सॉल्ट्स की प्रोटेक्शन मतलब आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस को कोआगुलेट होने से, प्रेसिपिटेट होने से बचाओ, ठीक है। लायोफिलिक सॉल्ट्स में कोआगुलेशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी होती है एंड दे आर हाईली हाइड्रेटेड। लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं, जैसे गोल्ड सॉल है, सिल्वर सॉल है, वो बहुत आसानी से कोआगुलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, वी एड सम लायोफिलिक सॉल्ट टू इट, ठीक है। लायोफिलिक सॉल्ट की एक बहुत टिपिकल प्रॉपर्टी है कि वो लायोफोबिक सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे सॉल्यूशन में तो वो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वो आपके लायोफोबिक सॉल्ट को अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन इज, क्या लिखेंगे हम, इट इज प्रिवेंटिंग द प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन भी वर्ड यूज कर सकते हो। It is the process of preventing the precipitation or coagulation of a lyophobic sol by an electrolyte
कैसे प्रिवेंट किया? बाय प्रीवियसली एडिंग, मतलब उसमें पहले ही ऐड कर दिया, प्रीवियसली एडिंग अ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, सो आई एम अगेन रिपीटिंग, एक लायोफोबिक सॉल्ट में जब मैं एक लायोफिलिक सॉल्ट डालती हूँ, लायोफिलिक सॉल्ट जैसे जेल हो गया, गम्स हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये आपके लायोफोबिक सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के आसपास एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जिससे जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो इन लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स को अटैक नहीं कर पाते, और जब अटैक नहीं होता तो कोagulation नहीं होती। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए, किसी भी लायोफिलिक सॉल्ट को की प्रोटेक्ट करने की क्षमता को मेजर करने के लिए ज़िग्मोंडी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, गोल्ड नंबर। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो आपका गोल्ड सॉल्ट है वो एक लायोफोबिक सॉल्ट है। ठीक है, अगर मैं उसमें थोड़ा सा जेल डाल दूंगी तो वो जेल क्या करेगा, वो इसके आसपास एक लेयर बना लेगा। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड जो एक इलेक्ट्रोलाइट है वो डालूंगी तो आपका गोल्ड सॉल्ट है उसकी कोagulation नहीं होगी, क्योंकि जो जेल है वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसी एग्जांपल के बेसिस में आपको ज़िग्मोंडी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, गोल्ड नंबर। ठीक है, तो गोल्ड नंबर क्या कह रहा है कि अगर मैं 10 ml गोल्ड सॉल्ट लेती हूँ, उसमें मैं कितना मिलीग्राम्स अपना लायोफिलिक सॉल्ट डालूं कि जब मैं उसमें 1 मिलीलीटर नमक का पानी डालती हूँ या नमक डालती हूँ तो उसकी कोagulation ना हो। दैट इज योर गोल्ड नंबर। ठीक है, डायरेक्ट आपको MCQ आ सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ वेरी इजी टॉपिक, इमल्शंस। ठीक है, सो व्हाट आर इमल्शंस? हमने जब शुरू में एक टेबल बनाया था, हमने देखा था जब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड्स होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, इमल्शंस। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्सचर ऑफ दीज टू लिक्विड्स दे आर इमिसिबल। ठीक है, so what is an emulsion? Emulsion is a mixture of two immiscible liquids. अब ये दो तरह की हो सकती है, they can be number 1 oil in water emulsion and number 2 water in oil emulsion. ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन में वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है और डिस्पर्जन मीडियम है, और ऑयल क्या है वो कम क्वांटिटी में है और डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट आपका मिल्क का। ठीक है, डायरेक्ट MCQ आ सकता है कि मिल्क किस तरह की इमल्शन है या व्हाट इज मिल्क, उसमें आपको ऑप्शंस दी होंगी। ठीक है, सो मिल्क में क्या है, तो फैट मॉलिक्यूल्स, दैट्स द ऑयल पार्ट, दे आर सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, इसके बिसाइड यू कैन आल्सो सी इट एज केसिन्स, जो बड़े बड़े कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, दैट इज व्हाट इज केसिन। केसिन इज मिल्क प्रोटीन, अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, तो केसिन जो है वो पानी में सस्पेंडेड है। ठीक है, द सेकेंड इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ऑयल है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है और जो पानी है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है। क्लियर है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका बटर, कोल्ड क्रीम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है इमल्शंस का, जैसे आपका कफ सिरप। ठीक है, सो इट इज मेड ऑफ टू लिक्विड्स, टू और मोर लिक्विड्स। तो जब भी आपको उनको यूज करना होता है, क्या लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, क्योंकि इमल्शंस जो है दे आर इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और उनको नॉर्मली यूज करने के लिए उनमें क्या डाला जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट। ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो है दोनों तरफ से, दोनों मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ जो है वो एक मिक्सचर बन जाता है। अदरवाइज अगर आप उसको काफी देर तक रख दो तो एक लिक्विड ऊपर और एक लिक्विड नीचे, ठीक है, जो डेंस है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है कि आपने अगर टेस्ट करना है, ठीक है, सो इफ यू वांट टू टेस्ट वेदर इट्स
ऑयल इन वाटर इमल्शन और अ वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस इमल्शन, ठीक है। तो अगर हम इसको पानी डालेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगी अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन हुई। अगर हमारी इमल्शन वाटर इन ऑयल हुई तो पानी डालने से हमें उसमें वो ड्रॉप्स अलग से दिखेंगे पानी के और वो डाइल्यूट नहीं होगी। सो डाइल्यूशन टेस्ट जब करेंगे तो अगर वो डाइल्यूट हो जाता है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, या अगर वो डाइल्यूट नहीं होता है तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, ठीक है। सो डाइल्यूशन टेस्ट इज गिवन बाय ऑयल इन वाटर इमल्शन। क्लियर है। दूसरा टेस्ट होता है डाई टेस्ट, ठीक है। हम उसमें एक येलो या ऑरेंज, एक बड़े स्ट्राइकिंग कलर की डाई डालते हैं, ठीक है। डाइज जो है दे आर सॉल्युबल इन ऑयल, क्लियर। सो अब एक ऑयल सॉल्युबल डाई लेते हैं और हम इसके डाई को डालते हैं हमारी गिवन इमल्शन में। अगर ये ऑयल इन वाटर इमल्शन हुई तो उसमें ऑयल का हिस्सा बहुत कम है, तो आपको अगर आपने येलो डाई ली है तो सिर्फ वही हिस्सा सॉल्युबल होएगा जो ऑयल के कांटेक्ट में आएगा, तो आपको येलो ड्रॉप्स दिखेंगी उसमें, ठीक है। तो अगर आपको ड्रॉप्स दिख रही हैं कलर की तो वो क्या है, इट इज अ ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि ऑयल कम था और ये डाई किसमें कलर सॉल्युबल है, ऑयल में। अगर आपको पूरा सोल्यूशन कलर्ड दिख रहा है, इफ द सोल्यूशन इज कलर्ड मतलब इट इज अ वाटर इन ऑयल इमल्शन, क्योंकि अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन हुई तो उसमें काफी हिस्सा ऑयल का है एंड दिस डाई विल शो कलर इन ऑयल, तो आपको पूरा सोल्यूशन येलो या ऑरेंज जिस कलर की डाई ली है वो लगेगा, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट, द लास्ट पार्ट इज एप्लीकेशन, ठीक है। इसको नोट कर लो, वी मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस। Last part of this chapter is application. Before we start this very important topic from your boards and from your competition point of view, ये application के question is actually testing कि आपको concept समझ आया है कि नहीं आया है। We are going to discuss each of these applications, और अगर आपने कभी भी किसी भी चैप्टर में किसी टॉपिक की एप्लीकेशन पढ़नी है तो एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर का लास्ट सेक्शन होता है एप्लीकेशन, एंड दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। सो ध्यान से समझिए, और अगर आपने नोट्स बनाने हैं यू कैन इवन यूज एनसीईआरटी, वेरी ब्यूटिफुली गिवन, ठीक है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ये हमने जब एड्सॉर्प्शन की थी तभी डिस्कस किया था, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसमें हमने बात की थी कि जब सल्फाइड और है, जब हमने उसकी सफाई करनी है, उसमें से हमने रेते की, सिलिका की इम्प्योरिटीज हटानी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उस ओर को पहले पानी में घोलते हैं और फिर हम उसमें पाइन ऑयल डालते हैं। तो ये जो सल्फाइड और है ये पाइन ऑयल से एब्जॉर्ब हो जाता है और इम्प्योरिटीज पानी में रह जाती हैं। ये प्रोसेस हम बहुत डिटेल्स में अपने मेटलर्जी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में एक तो आ जाता है एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट कि जो कुछ मेडिसिन्स हैं वो जर्म्स के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उनको किल कर देती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कफ सिरप्स का, जिसमें कफ सिरप्स क्या हैं, वो आपकी इमल्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसमें कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, मिसल फॉर्मेशन का, जो हमने बहुत डिटेल्स में किया है। नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो। मिल्क इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फैट्स के और प्रोटीन्स के, एंड योर डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, ठीक है। जो प्रोटीन है मिल्क में कौन सा होता है, क्वेश्चन आया हुआ है केसिन, क्लियर। उसके बाद केसिन लिख देती हूँ मैं, केसिन मिल्क प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्काई में, हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको जो लाइट की वेवलेंथ है और डस्ट पार्टिकल्स की वेवलेंथ है वो काफ़ी कंपेरेबल है। बट नाउ द क्वेश्चन इज स्काई का कलर ब्लू क्यों है। मैंने आपको टाइंडल इफेक्ट में एक पॉइंट दिया था दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अगर आप विबग्योर देखो तो वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, दैट इज वाई द स्काई सीम्स ब्लू, ठीक है।
राइट। उसके बाद फॉग, मिस्ट, रेन, ये सब क्या कॉन्सेप्ट है फॉग का कि हवा में स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड दे फॉर्म फॉग, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज रेन? रेन इज काइंड ऑफ कोगुलेशन ऑफ लॉट ऑफ मॉइस्चर, दे मेक क्लाउड्स, ठीक है, राइट। और जब ये क्लाउड्स आपस में अगर टकराएंगे तो लाइटनिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लड। ब्लड में क्या है? ब्लड इज अ कोलॉइड, राइट, सो इट्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसमें एक एल्बुमिनॉइड दैट इज हेमोग्लोबिन का जो हिस्सा है, दैट इज उसमें एक प्रोटीन का हिस्सा होता है। हेमोग्लोबिन इज मेड ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, हेम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोटीन इज एल्बुमिनॉइड सब्सटेंस, बेसिकली एल्बुमिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो जब आपको ब्लीडिंग होती है तो आप उस पर एलम रब करते हो या अगर आप फेरिक क्लोराइड रब करो तो एकदम से क्या होता है, कोआगुलेशन हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सॉइल। जो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं दे आर अगेन कोलॉइड्स, और उनके अंदर अगर ह्यूमस डालते हो तो ह्यूमस क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो इट इज प्रोटेक्टिंग दिस सॉइल विच इज अ लायोफोबिक कोलॉइड। तो जब ह्यूमस डाल देते हैं तो जो सॉइल है वो मॉइस्चर और नरिशमेंट को रिटेन कर सकती है, ठीक है, वो खराब नहीं होती जल्दी। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार पेपर में। जो रिवर वाटर है इट इज फ्रेश वाटर, ठीक है, राइट। और उसके बाद उसमें क्या होते हैं, जब पानी ऊपर से आ रहा है तो इट बिकम्स कोलॉइडल इन नेचर, इट्स नॉट प्योर वाटर। उसके अंदर काफ़ी सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, इट हैज़ लॉट ऑफ लाइफ इन इट, प्लांट के, एनिमल्स के, डेड कंपोनेंट्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। सो रिवर वाटर इज लाइक अ कोलॉइडल सोल्यूशन, क्लियर। और जब सी वाटर उससे मिलता है, सी वाटर क्या है, बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो सी वाटर क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब रिवर वाटर और सी वाटर मिलेंगे, दैट मीन्स जब आपने कोलॉइडल सोल्यूशन में काफ़ी सारी इलेक्ट्रोलाइट डाली तो क्या होएगा, व्हाट विल हैपन, कोआगुलेशन विल हैपन, दैट इज जो भी रिवर वाटर के अंदर कोलॉइड्स थे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो जितना भी उसमें सेडिमेंट्स या मिट्टी बहा के लाया था रिवर का पानी, उसके साथ ही प्लांट्स एंड एनिमल्स की रिमेन्स बहा के लाया था, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था प्लस जो सॉइल थी, वो सारे जितने भी मतलब ये उसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, ये सी वाटर दैट इज इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आके क्या हो गई, उसकी कोआगुलेशन हो गई और वो सारे इकट्ठे हो गए, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, डेल्टा, एंड दैट डेल्टा इज अ वेरी फर्टाइल रीजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स क्या है, चिमनी के अंदर एक क्वार्टरल्स प्रेसिपिटेटर लगा होता है, ठीक है। क्वार्टरल्स प्रेसिपिटेटर क्या है, एक चिमनी है, उसके अंदर दोनों तरफ से ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। चिमनी है और उसके अंदर ऐसे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो अंदर से धुआं निकल रहा है, स्मोक, इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर आपका धुआं जो है नेगेटिव हुआ तो वो इस पॉजिटिव पे चिपक जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा और साफ हवा जो है वो बाहर चली जाएगी। सो electric precipitators are used in cleaning the smoke that is coming out of the factories. उसके बाद है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसमें हम जब पानी को प्योरीफाई करते हैं तो आपने देखा होगा हम उसमें एलम फेर देते हैं, तो जब एलम फेरते हैं तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, कोआगुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज आर हैपनिंग, तो वो भारी होके प्रेसिपिटेट्स बन के नीचे बैठ जाती हैं और आपको साफ पानी मिल जाता है, ठीक है। What is tanning? Tanning is treatment of leather, ठीक है, animal skin. Animal skin originally बहुत soft होती है and it is positively charged, but it is not fit for using. तो हम उसको एक chemical होता है tannin, which is negatively charged, उससे treat करते हैं। तो जब हम उससे ट्रीट करेंगे, so this is colloid and this is electrolyte, so what is going to happen, coagulation is going to happen, और ये स्किन जो है it will become suddenly very hard and stiff and durable, ठीक है, जिससे it can be used। उसके बाद आ जाता है फोटोग्राफिक प्लेट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट को जब एक्सपोज करते हो
तो क्या होता है, देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड आपको वो फोटो दिखनी शुरू हो जाती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे वो कौन सा सॉल्ट यूज होता है या कौन सी केमिकल यूज होता है, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद आ जाते हैं रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में जो रबर ट्रीज से जो सोल्यूशन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स। इट इज नेगेटिवली चार्ज, सो इसमें हम एक पॉजिटिवली चार्ज जो है यूज करके आयन, दैट इज वी यूज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से लेटेक्स क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज आयन जो है लेटेक्स को अटैक करता है एंड लेटेक्स बिकम्स हार्डर एंड मोर ड्यूरेबल ताकि उसको यूज कर सके। ठीक है, सो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ रबर जो है वो कोagulation का कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। Then these are some of the important things in industry which are all colloids, that is paints, inks, plastic, cement, ये सारे colloids हैं। ठीक है, so these were some of the applications of your colloidal solutions and some of adsorption। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए and make notes and only refer to NCERT for this part, that is the application। ठीक है, and it is very very important। ठीक है, so that brings an end to this chapter। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहूँगी, although it's not in your NCERT but it's common sense और पेपर्स में आया हुआ है। Right, the question is, जो colloid है, ठीक है, it is not a substance, justified। जो colloid है ये एक substance नहीं है, it is a state। ठीक है, right, it is not a substance, it is a state। कैसे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जब हम इसको पानी में नमक को मिक्स करते हैं, हमने पढ़ा है इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, राइट, सो लेकिन इसी ही सोडियम क्लोराइड को अगर मैं अल्कोहल में मिक्स करूं, ठीक है, तो क्या होता है, जब मैं इनको अल्कोहल में मिक्स करती हूँ तो इट बिकम्स अ कोलॉइड, दैट इज इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन हो जाती है सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स की। और अब इस सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, ठीक है, ईच एग्रीगेट का जो साइज है इट कम्स इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो कोई एक सब्सटेंस कोलॉइड नहीं होता कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में उसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तब वो कोलॉइड है, उससे कम है तो वो ट्रू सोल्यूशन है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कोलॉइडल सोल्यूशन इज अ स्टेट, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है। सो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी और लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and also press the bell icon so that you can come to know whenever we put a video. Thank you.